उस महिला के बगल में खड़ी जस्मिन अय्यर मयंक भाटिया के सवाल पर हंसे बिना नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और मयंक भाटिया के कान में फुसफुसाते हुए बोली, मयंक भाटिया, ये मेरी मां कविता रेड्डी है। मयंक भाटिया का मुंह खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जस्मिन से कुछ ही बड़ी दिखने वाली यह महिला जस्मिन अय्यर की मां होगी। इस तरह जस्मिन अय्यर को अपनी मां के जीन विरासत में मिले प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी जस्मिन के पिता का रूप रंग देखने में कुछ ज्यादा ही भयानक था। हालांकि मयंक भाटिया को ऐसा नहीं लगा कि उसकी जुबान फिसलने से उसे कोई नुकसान हुआ है। उसने गलती से उसे जस्मिन की बहन समझ लिया था। जस्मिन अय्यर की मां को तो रूप रंग के लिहाज से ऐसी राय पाकर बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना? आखिरकार हर महिला को जवान और खूबसूरत होने की तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन नतीजा मयंक भाटिया की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। जस्मिन को मयंक भाटिया के करीब देखकर अय्यर ने भौहें चढ़ाई, फिर खांसते हुए पूछा, जस्मिन, क्या तुम फूड फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेने वाली हो? यहां समय बर्बाद मत करो। कविता की आवाज सुनकर जस्मिन अय्यर चौंक गई। फिर उसने मयंक भाटिया की ओर पलकें झपकाई और विनती भरी निगाहों से फुसफुसाते हुए कहा, मयंक भाटिया, कृपया आज मेरी मां को नाराज मत करो। ठीक है। जस्मिन अय्यर के इतने घबराए होने का कारण न समझ पाने के कारण मयंक भाटिया कुछ नहीं बोली और उसने बस जस्मिन को सिर हिलाकर अभिवादन किया। जस्मिन के कविता रेड्डी के पास लौटने के बाद वो आगे बढ़ा और शब्दों के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने लगा। ये जस्मिन अय्यर की मां थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मयंक भाटिया ने किसी तरह ये वाक्य कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम मयंक भाटिया है। मैं जस्मिन की सहपाठी हूं। जस्मिन। मयंक भाटिया की बात सुनकर कविता का चेहरा उतर गया। उसने थोड़ी घबराई हुई जस्मिन अय्यर की तरफ देखा और फिर घबराई हुई मयंक भाटिया की तरफ। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और फिर उसने ठंडे चेहरे से मयंक भाटिया को सिर हिलाकर अभिवादन किया। यह देखकर कि कविता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मयंक भाटिया के माथे पर पसीना आ गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जस्मिन ने अभी मुझसे मिन्नतें की। उसकी मां से बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कविता के अहंकारी रवैये को देखकर मयंक भाटिया को मन ही मन एक सिहरन महसूस हुई। हालांकि जस्मिन अय्यर की मां की लंबाई लगभग जस्मिन के बराबर थी, फिर भी वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्रोफेसर थी। उनका उच्चतर व्यक्तित्व और प्रदर्शन जस्मिन जैसे साधारण व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। इसका वर्णन करने के लिए हालांकि कविता की ऊंचाई 1.6 मीटर थी, लेकिन उसकी आभा 2 मीटर थी। बेशक मयंक भाटिया, जिसे हमेशा बेफिक्र रहना पसंद था, एक आम नागरिक होने के नाते इस तरह के रवैये से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। लेकिन सच कहे तो ये जस्मिन अय्यर की मां थी और अंततः वह उसकी बड़ी भी थी। इतना ही नहीं, चूंकि जस्मिन ने ऐसा कहा है तो उसे धैर्य रखना चाहिए। इसके अलावा इस बात की भी पूरी संभावना थी कि वह भविष्य में रिश्तेदार बन जाएगी। मैम, क्या ये पंजीकरण कार्यालय है? मयंक भाटिया के विचारों को नजरअंदाज करते हुए कविता ने उन रसोइयों पर नजर डाली जो पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहे थे और फिर धीमी आवाज में कहा, चलो अंदर चलते हैं। जस्मिन ने थोड़ा संशय से सिर हिलाया और कविता के पीछे पीछे पंजीकरण कार्यालय में चली गई। यह देखकर मयंक भाटिया भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। इस क्षण तक मयंक भाटिया को यह एहसास नहीं हुआ था कि फूड फेस्टिवल में कविता की भागीदारी कितनी भयानक थी। असल में वो जस्मिन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन कविता की उपस्थिति उसके और जस्मिन के बीच एक विभाजक रेखा या बत्ती की तरह थी। उन्हें जस्मिन से बात करने का लगभग कोई मौका ही नहीं मिला। स्टेशन सी पर रहना बेहतर था। उस समय अंकोरवत में वो और जस्मिन जब चाहे एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे, जब चाहे गले मिल सकते थे और अंत में उसे चूम भी सकते थे।
अगर उस समय कविता उसके साथ होती तो ये असुर युद्ध क्षेत्र से भी कहीं अधिक दुखद घटना होती। कुछ देर लाइन में इंतजार करने के बाद जब जस्मिन एयर की बारी आई तो कविता ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जस्मिन, क्या तुम्हें हमारा समझौता याद है? अगर आपको इस रेटिंग नहीं मिलती है, ऐसा मत कहो। मैं समझ गया हूं। मां। कविता के बोलने से पहले ही जस्मिन एयर ने उदास चेहरे के साथ कविता की बात काट दी। तो जाओ। पीछे खड़े मयंक भाटिया ने दोनों के बीच की बातचीत नहीं सुनी, लेकिन जस्मिन के चेहरे को देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने पहली बार जस्मिन एयर को इतना घबराया हुआ देखा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और कविता को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा और साइन अप करने ही वाली जस्मिन को रोक लिया। मयंक भाटिया को आते देख पंजीकरण कराने ही वाली जस्मिन ने भी अपना सिर घुमाकर मयंक भाटिया को हैरानी से देखा। क्या हुआ? कुछ पल हिचकिचाने के बाद मयंक भाटिया ने पूछा। उसे लगा कि उसे ये बातें समझनी चाहिए। अगर जस्मिन को कोई दिक्कत हो तो वह मदद कर सकता है। मयंक भाटिया की चिंता भरी नजर देखकर जस्मिन एयर का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई, जिनमें हल्के आंसू भी आ गए। उसने रुंधे हुए स्वर में कहा, मां ने कहा है कि अगर इस बार रजिस्ट्रेशन में मुझे एस ग्रेड नहीं मिला तो मुझे फूड फेस्टिवल से अपना नाम वापस लेना होगा। उन्होंने मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फूड फेस्टिवल छोड़ने को भी कहा है, क्योंकि मां के अनुसार अगर मुझे एस ग्रेड नहीं मिला तो यह साबित हो जाएगा कि मुझमें खाना बनाने की प्रतिभा नहीं है। इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। भविष्य में मैं परिवार द्वारा तय किए गए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेश जाऊंगी और मैं यहां अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। क्या फूड फेस्टिवल छोड़ दें और विदेश जाएं? मयंक भाटिया स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कविता जस्मिन के भविष्य की योजना इस तरह बनाएगी। दरअसल वो जस्मिन एयर के परिवार को लंबे समय से जानता था और यह भी जानता था कि जस्मिन एयर का भविष्य उसके परिवार द्वारा तय किया गया था। लेकिन अब वो हाई स्कूल के एकमात्र अवकाश का भी आनंद नहीं ले पा रही थी। इतने समय तक फूड फेस्टिवल का संचालन वही और जस्मिन कर रहे थे। हालांकि अब रोहिणी की मदद से उसके पास कुछ मिलियन रुपए भी थे। अगर जस्मिन चली भी जाती तो भी वो अकेले ही फूड फेस्टिवल का संचालन कर सकता था। लेकिन मयंक भाटिया समझ गया था कि नमकीन मछली के उसके सपने का मूल और पाक कला की दुनिया में जस्मिन की प्रसिद्धि का मूल खाद्य महोत्सव ही था। यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित होता तो गवर्नमेंट विभाग एक अधूरा गवर्नमेंट विभाग होता। अगर सिर्फ वही और रोहिणी ही बचे होते तो मयंक भाटिया जानता था कि वो फूड फेस्टिवल को चलाना जारी नहीं रख सकता था। वो मुड़ा और कविता की ओर देखा, जो उन्हें उदासीनता से देख रही थी। मयंक भाटिया को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि जस्मिन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फूड फेस्टिवल छोड़ दिया था और जस्मिन की मां ने शायद जस्मिन के साथ उसके रिश्ते को नोटिस कर लिया होगा, है ना? अन्यथा जब उसने जस्मिन का नाम लिया तो कविता ने घृणा का ऐसा भाव नहीं दिखाया होता। मादरचोद, क्या ऐसा हो सकता है कि जस्मिन की भावी शादी पहले से ही तय हो चुकी हो? मयंक भाटिया ने मिनाटो को खाली निगाहों से देखा। वह जानता था कि मिनाटो पर गवर्नमेंट रेस्टोरेंट छोड़ने का दबाव था और उसे चिंता थी कि कहीं उसे एस रैंक का मूल्यांकन न मिल पाए। वह बहुत घबराई हुई होगी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया की आंखें धीरे धीरे डेटा में परिवर्तित हो गई और फैंटेसी सिस्टम का सिस्टम वेयरहाउस प्रकट हुआ। अंदर पिछली लॉटरी से मिली 2 क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां थी, जो किसी व्यक्ति की क्षमता को तुरंत स्तर 5 तक बढ़ा सकती थी। पिछली बार ठीक इसी दवा की वजह से जस्मिन सफलतापूर्वक म्यूजिक वीडियो शूट कर पाई थी। इसलिए जब तक वह चाहता वो इसे अपनी जेब से निकाल सकता था और उसे खिलाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ सकता था। दरअसल मयंक भाटिया को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि जस्मिन एयर की खाना पकाने की प्रतिभा बहुत अच्छी थी। भले ही वो फार एयर में जाती,
भले ही वह शीर्ष 10 में जगह न बना पाती, फिर भी वह स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सकती थी। आखिरकार उनके द्वारा लजीज व्यंजनों के विभाग में बनाए गए गोल्डन फ्राइड राइस और पारंपरिक नूडल्स दोनों को 80 से अधिक अंकों का उच्च स्कोर प्राप्त हो सकता था। समीर टोंगा द्वारा अभी अभी बनाया गया सीफूड रेड मीट सूप भी बी लेवल की रेसिपी थी, लेकिन सिस्टम ने इसे केवल 75 अंकों की रेटिंग दी। इससे यह भी साबित हुआ कि 128वें स्थान तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन इन 128 शेफ के बीच अपनी अलग पहचान बनाना मुश्किल था। जस्मिन के खाना पकाने के कौशल के कारण 128वें स्थान पर पहुंचना मुश्किल नहीं था। कविता के दृष्टिकोण से कविता रेड्डी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, न कि आरसीटीसी कंपनी की सदस्य, जिससे यह साबित होता है कि कविता स्वयं एक मजबूत महिला थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि जस्मिन एयर का शैक्षणिक प्रदर्शन सुधर जाए और फिर उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और वो खुद अपना ख्याल रख सके। या फिर अगर वह ऐसा नहीं भी कर पाती तो वो उनके बराबर सामाजिक स्थिति वाले किसी परिवार को ढूंढ सकती थी और उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए कह सकती थी। संभवतः उसने डीपीएस अकादमी में जस्मिन की स्थिति की भी जांच की थी। हालांकि वह जानती थी कि जस्मिन पाक कला विभाग का संचालन कर रही है, लेकिन उसे जस्मिन के खाना पकाने के कौशल के स्तर का पता नहीं था। इसलिए यह समझौता जस्मिन को लग्जरी खाद्य विभाग छोड़ने की अनुमति देने के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी मयंक भाटिया स्वाभाविक रूप से जस्मिन को विदेश जाने देने के लिए अनिच्छुक थी। हालांकि भविष्य में खेल में दोनों का आमना सामना हो सकता है, लेकिन आखिर खेल तो खेल ही होता है। गैस्ट्रोनॉमी विभाग में 2 लोग थे और अगर उनमें से कोई एक भी अनुपस्थित होता तो कुल संख्या 0 हो जाती। लेकिन अब जस्मिन के आने के बाद मयंक भाटिया को यकीन नहीं था कि क्या जस्मिन उस झटके के कारण 80 से अधिक अंक बनाने में असमर्थ होगी। आखिरकार पंजीकरण कार्यालय द्वारा दिया गया समय केवल एक बार असफल होने के लिए ही पर्याप्त था। यदि शेफ 2 बार असफल हो जाता तो समय समाप्त हो जाता और इसे स्वतः ही पंजीकरण रद्द मान लिया जाता। हालांकि वह जस्मिन को क्षमता का औषधि देने का कोई तरीका ढूंढ सकता था, लेकिन अगर आज की क्षमता का औषधि काम कर जाती है तो क्या अगली बार जस्मिन सीधे ही बाहर हो जाएगी, या फिर क्या वह जस्मिन अय्यर को शक्ति प्रदान करने वाला पेय दे रहा था? ऐसा नहीं था कि मयंक भाटिया उससे अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि उसकी राय में मिंगरी नाई उसकी निरंतर मदद से विकसित नहीं हो पाएगा। जस्मिन एयर में असाधारण प्रतिभा और ताकत थी, लेकिन असल जिंदगी में वो उतनी बहादुर नहीं थी। इसीलिए वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली अच्छी लड़की बनना चाहती थी। इसलिए इस बार मयंक भाटिया को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जस्मिन के खाना बनाने का इंतजार करने का फैसला किया। बहरहाल वह 2 व्यंजन बना सकता था। अगर जस्मिन के पहले बैच के खाने को उसके मूल्यांकन में 70 अंक से कम मिलते तो वो उसे क्षमता का पेय देने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता। इससे जस्मिन को शीर्ष 128 में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे जस्मिन को खुद इसे आजमाने देना था। हालांकि उसके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन असल में कुछ ही सेकंड बीते थे। मयंक भाटिया आगे बढ़ा, जस्मिन अय्यर के कंधों पर हाथ रखा और उसे हिम्मत दी। चलो जस्मिन, मैंने अभी अभी इसका परीक्षण कर लिया है। तुम्हारे खाना पकाने के कौशल को देखते हुए तुम्हारे लिए शीर्ष 128 में जगह बनाना मुश्किल नहीं होगा। आप आमतौर पर जो गोल्डन फ्राइड राइस और पारंपरिक नूडल्स बनाते हैं, उसके आधार पर एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि आप पहले ही पास हो चुके हैं। भले ही आंटी कविता को आपके खाना पकाने के कौशल पर भरोसा ना हो, लेकिन फूड फेस्टिवल के भावी नंबर एक कुकिंग स्टार के रूप में मुझे अब भी विश्वास है कि आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मयंक भाटिया। जस्मिन अय्यर का शरीर जम गया। उसकी सुनहरी आंखें सामने खड़े आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की आंखों में देख रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद
उसने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। इस बार तो मैं निश्चित रूप से इस स्तर का मूल्यांकन प्राप्त करूंगी। ठीक है, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। ये थोड़ा मुश्किल है। जस्मिन के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए मयंक भाटिया के दिल में एक अवर्णनीय कड़वाहट सी महसूस हुई। इन दिनों मयंक भाटिया जस्मिन अय्यर को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। हालांकि उसने कहा था कि उसे निश्चित रूप से इस स्तर का मूल्यांकन मिलेगा, लेकिन जस्मिन अय्यर के हाव भाव और व्यवहार से पता चलता था कि वो खुद को मजबूत दिखाने के लिए दबाव डाल रही थी। दरअसल उसका दिल दबाव से भरा हुआ था। उसे फूड फेस्टिवल छोड़ने की चिंता सता रही थी। अगर वो इस बार भी असफल हो गई तो न केवल वो अपने मनपसंद व्यंजन नहीं बना पाएगी, बल्कि वो विदेश भी नहीं जा पाएगी या यहां तक किसी बिलीबिली भी नहीं जा पाएगी। ये कहा जा सकता है कि एक बार दोनों मौके खत्म हो जाने के बाद उसे खाना पकाने और संगीत दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब उसे ये पता नहीं था कि वह सफल होगी या नहीं, इस तरह का दबाव भयावह था। इतने अधिक दबाव में कुछ अनुभवी वयस्कों को भी थोड़े समय में उबरना मुश्किल लगेगा। सरल शब्दों में कहे तो यह दबाव उतना ही भयावह था जितना कि स्वर्गीय साम्राज्य में कॉलेज प्रवेश परीक्षा। और ये मिस जस्मिन का परिवार था। अकुया जानती थी कि ऊपरी तौर पर यूएचिंग जस्मिन एक खूबसूरत युवती थी जिसकी हर कोई चाहत रखता था, लेकिन वह घर पर खुश नहीं थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। यह सचमुच बेहद असहज था। इस बार तो मयंक भाटिया भी मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार वे ये नहीं बता सकते थे कि जस्मिन के साथ उसका किस तरह का रिश्ता था। इसके अलावा उनका रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो उसके माता पिता के रिश्ते जितना अच्छा नहीं था, है ना? हालांकि कविता थोड़ी शंकालु थी। सैद्धांतिक रूप से वो जस्मिन के बारे में सोच रही थी। छोड़ो, मैं बाद में जस्मिन को कोई शक्तिवर्धक औषधि पिला दूंगी। मयंक भाटिया ने मन बना लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पहले जस्मिन को स्थिर करना ही था। अगर वह शीर्ष 128 में शामिल हो जाता तो कविता को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। आह जस्मिन, अब ये तुम पर निर्भर है। एक बार इस तरह का दबाव टूट जाए तो आपका मन पहले से कहीं अधिक साहसी हो जाएगा और इसके लाभ अतुलनीय होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के झटके को सहन नहीं कर सकते तो भविष्य में पाक कला या संगीत प्रतिभा में बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। पंजीकरण केंद्र पर सामग्री खरीदते हुए शांत चेहरे और घबराई हुई आंखों वाली जस्मिन अय्यर को देखकर मयंक भाटिया ने धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। एक तरफ कविता की निगाहें जस्मिन अय्यर पर टिकी थी, जो खाना पकाने की मेज के सामने व्यस्त थी। उसने अपने सामने खड़ी मयंक भाटिया पर एक नजर डाली, फिर आगे बढ़कर मयंक भाटिया से धीमी आवाज में पूछा, अभी तुमने जस्मिन से क्या कहा? आंटी, मैंने बस जस्मिन को थोड़ा हौसला दिया, मयंक भाटिया ने सच कहा। प्रोत्साहन। कविता ने मयंक को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। उसे एहसास हुआ कि इस समय वह मयंक भाटिया को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। वह जस्मिन की तरह ही दूसरी कक्षा का छात्र है। हाँ, मयंक भाटिया ने फिर सिर हिलाया, फिर मुड़कर कविता से पूछा, चाची कविता, क्या आपको विश्वास नहीं है कि जस्मिन इस स्तर का मूल्यांकन प्राप्त कर सकती है और आसानी से 128वें स्थान पर पहुंच सकती है? नहीं। कविता ने अपना सिर हिलाया और गर्व भरे स्वर में कहा, आप गलत है। जस्मिन मेरी बेटी है और मुझे हमेशा से उसकी क्षमता और प्रतिभा पर पूरा भरोसा रहा है। हालांकि जब उसने ये कहा तो कविता की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया, लेकिन वह लंबे समय से खाना बनाना नहीं सीख रही है और हर दिन घर आते ही वो सांव खेलने में मग्न हो जाती है। मेरी राय में ये दोनों चीजें उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है और ये वो रास्ता नहीं है जिसे उसे भविष्य में चुनना चाहिए। वह अभी भी युवा है और वह यह नहीं समझती कि भविष्य में क्या आवश्यक है। पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना
भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और वो नहीं कर पाएगी जो वह करना चाहती है। एक असंबंधित व्यक्ति। मयंक भाटिया के चेहरे पर 2 बार झटकों का भाव आया। इस वाक्य को तो मूर्ख भी समझ सकता था। कविता रेड्डी की राय में वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जस्मिन से कोई संबंध नहीं था और जो उसके विकास में बाधा डाल रहा था, है ना? लेकिन इस विषय पर बात करते हुए एक अभिभावक के दृष्टिकोण से मयंक भाटिया भी कविता को कुछ हद तक समझती थी। आखिरकार ये जस्मिन की मां थी और चाहे वो कितना भी आवेगी क्यों न हो, उसे थोड़ी सी समझदारी बनाए रखनी ही थी। इस दुनिया में जस्मिन अय्यर भरत की एक प्रसिद्ध कुलीन महिला थी। कविता ने शायद उनकी पहचान की छानबीन की थी और वह एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहती थी कि जस्मिन हर दिन उसके साथ समय बिताए। लेकिन मयंक भाटिया, जिसने 2 जीवन जी लिए थे, यह समझ गया था कि खुशी से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। यह ऐसी बात थी जिसे कविता, जिसने अब तक एक कठिन जीवन जिया था, समझ नहीं पाई थी। उसे चिंता थी कि मिंगरी नाई भी अतीत में उसकी तरह ही बन जाएगी। वह बार बार कहती थी कि वह मिंगरी नाई को खुश देखना चाहती है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के चरणबद्ध भविष्य के कारण, जो एक जंजीरों में जकड़े जीवन के समान था, मिंगरी नाई बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। खाना पकाने में स्टार बनने का मतलब यह नहीं है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल, मैं समझता हूं, लेकिन इसके लिए एक पाक कला के सितारे बनना आवश्यक है। बहुत से लोग अपने जीवन काल में पाक कला की दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। मैंने उसे जो भविष्य दिया है, उसकी तुलना में इस तरह का काम बहुत जोखिम भरा है। इसलिए मैंने उससे इस पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का समझौता किया। क्या ऐसा है? मयंक भाटिया ने आह भरी और गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि इस समझौते का जस्मिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आंटी, क्या जस्मिन को अपना भविष्य खुद चुनने देना ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी? कविता ने असहमति जताते हुए ठंडी सी आवाज में कहा, हो सकता है कि वह अभी खुश हो, लेकिन भविष्य में उसे केवल पछतावा ही होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह का जीवन नहीं जीने दूंगी। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और आगे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें जस्मिन अय्यर की ओर घुमा ली। वो अब कविता से उसकी कोई बात नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो केवल जस्मिन अय्यर पर ही भरोसा कर सकता था कि क्या वो उसे एस रेटिंग या उससे ऊपर दिला पाएगी। एक अर्थ में असली परिपक्व व्यक्ति वह था जिसने 2 जीवन जिए थे, न कि अय्यर जिसने केवल एक ही जीवन जिया था। चलो जस्मिन, मयंक भाटिया ने मन ही मन प्रार्थना की और फिर व्यस्त जस्मिन को घूरने लगी। जस्मिन ने सुनहरे तले हुए चावल बनाने में कोई गलती नहीं की, जिससे मयंक भाटिया को काफी राहत मिली। लेकिन फिर जब जस्मिन ने बर्तन में कटे हुए प्याज और लहसुन डाले और फिर उसमें चावल और अंडे डाले, तो मयंक भाटिया का चेहरा अचानक बदल गया। तुमने आग बहुत तेज कर दी है जस्मिन, मयंक भाटिया ने मन ही मन आह भरी। उसे एहसास हुआ कि गीसेई जस्मिन गोल्डन फ्राइड राइस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत अधीर हो रही थी। चावल डालते ही उसने कड़ाही के तले में आंच बहुत तेज कर दी, जिससे कड़ाही के किनारों पर आग तेजी से फैलने लगी और कड़ाही का तापमान तेजी से बढ़ गया। तेज लाल लौ ने आसपास के वातावरण को मायावी बना दिया। यहां तक कि जस्मिन भी खांसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने भौहें चढ़ा ली और 2 कदम पीछे हट गई। अरे नहीं! मयंक भाटिया का दिल बैठ गया। सुनहरे तले हुए चावल बनाने के लिए आंच को पूरी तरह से तेज कर दिया गया था, लेकिन जस्मिन द्वारा समय पर चावल न निकालने के कारण बर्तन से जलने की गंध आ रही थी। जलने की अप्रिय गंध से किनारे पर खड़े रसोइये भी भौहें चढ़ा बैठे। उनमें से कुछ ने तो जस्मिन अय्यर की ओर मुड़कर असंतोष व्यक्त करते हुए शिकायत भी की। ये गंध कैसी है?
एक शेफ के तौर पर आपने चावल जला दिए। तुम तो आग को भी ठीक से काबू नहीं कर सकते और फिर भी फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए हो। क्या आप यहां आने से पहले घर जाकर अभ्यास नहीं कर सकते? कितनी बुरी किस्मत है ऐसे शेफ के इतने करीब रहना। जस्मिन एयर की सीट बीच में होने के कारण जले हुए चावल की गंध ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इन रसोइयों ने अपनी घृणा व्यक्त करने और शिकायत करने से खुद को नहीं रोका। इस समय कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? सबसे ऊपर खड़े होकर जस्मिन के आसपास से आ रही उपहास भरी आवाजों को सुनकर मयंक भाटिया थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। ये रसोइये कुछ हद तक अभिमानी थे और स्वाभाविक रूप से वे जस्मिन से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि वो आग को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। शायद एक तरह से रसोइयों के लिए ये उपहास अनजाने में हुआ था, लेकिन मौजूदा जस्मिन एयर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। ये उपहास सुनकर युएशरो कविता भी नाराज हो गई। जाहिर है उन्हें इस बात से थोड़ी ठेस पहुंची थी कि उनकी बेटी को बेकार कहा जा रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार अगर जस्मिन असफल हो जाती तो उसे इतना गहरा सदमा लगता कि वो खाना बनाना ही छोड़ देती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती। जस्मिन एयर खाना पकाने की मेज के सामने अकड़ी हुई खड़ी थी। उसकी सुनहरी आंखें कटोरे में जले हुए सुनहरे तले हुए चावल को घूर रही थी। नहीं, सही मायने में कहे तो इसे स्याही से सना हुआ तला हुआ चावल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। खाना पकाने की मेज पर हुई असफलता, साथ ही उसके आसपास हुए हमलों ने उसकी पहले शांत दिखने वाली आंखों में घबराहट और भ्रम के भाव पैदा कर दिए। लंबे समय से वह मयंक भाटिया पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। फूड डिपार्टमेंट मयंक भाटिया की मदद से खोला गया था और सीसाइड के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग भी मयंक भाटिया की ही कंपनी के साथ हुई थी। यहां तक कि मौजूदा फूड फेस्टिवल के लिए भी कुछ दिन पहले से ही वो मयंक भाटिया के साथ भाग लेने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि ये केवल एक ही प्रतियोगिता थी, लेकिन उसे लगा कि अगर मयंक भाटिया यहां आ सकता है तो उसके दिल में उसके लिए एक निश्चित स्तर का समर्थन होगा। जब तक उसने युएशरो कविता के साथ समझौता नहीं किया और फिर सबके सामने खाना बनाना शुरू नहीं किया, तब तक उसे ये समझ नहीं आया कि ये चीजें कितनी मुश्किल थी। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मयंक भाटिया, मुझे क्या करना चाहिए? इस समय जस्मिन एयर के हाथ और होंठ कांपने लगे और उसने अपनी निगाहें मयंक भाटिया की ओर घुमा ली। मुझे खेद है कि मैं आप सभी को परेशान कर रहा हूं। जस्मिन एयर की उत्सुक आंखों को देखकर मयंक भाटिया ने चुपके से वहां मौजूद रसोइयों से माफी मांगी। फिर अचानक एक गहरी सांस ली, अपना मुंह खोला और उन्माद में चिल्लाया, जस्मिन, अभी भी एक मौका बाकी है, हार मत मानो। ये मत भूलो, बॉस से लड़ते समय तुमने कभी आसानी से हार नहीं मानी है। बॉस को मारने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। तुम्हें इतना भरोसा है कि मेरे साथ एक ही लड़ाई में भी तुम्हारे जीतने की 50% संभावना है। यहां भी खेल की तरह ही है। तुम हमेशा से ही शक्तिशाली, चमकती यासना रही हो। चमकती यासना, क्योंकि ये मूल रूप से एक बंद जगह थी। इसलिए मयंक भाटिया की चीख मैदान में मौजूद लगभग सभी लोगों ने सुनी और सभी रसोइयों की निगाहें मैदान के बाहर मयंक भाटिया की ओर मुड़ गई। यहां तक कि युएशरो कविता भी मयंक भाटिया को देखकर हैरान रह गई। इस समय क्या ऐसे शब्द वास्तव में कारगर होंगे? क्या ये वही मयंक भाटिया है जो अभी अभी दिखी थी? जज की सीट पर बैठे सलेंदर भी मयंक भाटिया की चीख सुनकर आकर्षित हुए। जब उन्होंने देखा कि कमेंट्री प्लेटफॉर्म पर मयंक भाटिया खड़ी है तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने बीच में खड़ी जस्मिन की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये लड़की मयंक भाटिया की दोस्त है? अफसोस, आजकल के युवाओं को अवसर की परवाह ही नहीं होती। चमकती यासना। मयंक भाटिया का आखिरी वाक्य सुनकर जस्मिन एयर का शरीर कांप उठा। वो हमेशा सोचती थी कि वह वास्तविकता में अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकती, इसलिए उसे खेल में मजबूत बनने की उम्मीद थी।
लेकिन अभी अभी उसे एहसास हुआ कि खेल में तो वो मजबूत थी, लेकिन असलियत में वो हमेशा से बहुत कमजोर रही थी। वो अपना भविष्य भी खुद नहीं चुन सकती थी। क्या वास्तविकता और खेल में वाकई कोई अंतर था? खेल अब तक काफी विकसित हो चुका था और एक ही समय में 1 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन थे, लेकिन फिर भी उसने शीर्ष 10 में अपनी स्थिति बनाए रखी। अगर वह सचमुच में यहां होती और इतने सारे लोगों का सामना कर रही होती, तो क्या वह निश्चित रूप से असफल हो जाती? नहीं, वो अब भी वही चमकती हुई याचना थी। अपना सिर झुकाकर वो वहीं खड़ी रही और कुछ पल चुप रही। सबके सामने कुछ पल पहले निराश दिख रही जस्मिन ने अचानक अपना सिर उठाया। सबको आश्चर्यचकित करते हुए इस बार उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। उनकी अद्भुत सुंदरता और अब उनकी प्यारी मुस्कान को देखकर आसपास खड़े सभी शेफ दंग रह गए। वे खाना पकाने में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ये शेफ कितनी खूबसूरत थी। वह भरत में वाकई एक दुर्लभ सुंदरता थी। यहां तक कि कई रसोइयों को भी दबे छिपे इस बात का अफसोस था कि उन्हें अभी जस्मिन की मदद करनी चाहिए थी, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए था। इस तरह वे इस देवी की कृपा प्राप्त कर सकते थे। जस्मिन हेयर को घूरती हुई कविता ने इस क्षण अपनी आंखें चौड़ी कर ली। किसी कारणवश उसे लगा कि उसकी बेटी में पहले से कुछ अधिक बदलाव आया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया हो। माफ करना, मयंक भाटिया, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जस्मिन एयर ने पहले अपना सिर उठाया, मयंक भाटिया की ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, कृपया एस रैंक प्राप्त करें। खाना पकाने की मेज को देखते हुए जस्मिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मयंक भाटिया पहले तो चौंक गया, फिर राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और जिस एबिलिटी पोशन को वो बाहर निकालने वाला था, उसे वापस सिस्टम स्पेस में रख दिया। अब ऐसा लग रहा था कि इस चीज की अब जरूरत नहीं रही। फिर मयंक भाटिया की निगाहों के सामने जस्मिन एयर ने एक बार फिर खाना पकाने की मेज की ओर देखा। उसकी सुनहरी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने गुलाबी होंठ खोले और मधुर स्वर में कहा, जिसे वहां मौजूद सभी रसोइये सुन सकते थे। उस स्वर में आत्मविश्वास और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उसे अचानक पछतावा हुआ। जस्मिन के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर मयंक भाटिया की पलकें फड़क उठीं। पहले तो वह जस्मिन को प्रोत्साहित करने वाला था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि अगर उसने और मेहनत नहीं की, तो जस्मिन के पाक कौशल के आगे उसका पहला स्थान छिन सकता है। बेशक मयंक भाटिया जैसी एक अनुभवी महिला के लिए यह प्रतियोगिता न केवल पुरस्कार राशि और लोकप्रियता के लिए थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जस्मिन का स्विमसूट देखना चाहती थी। धिक्कार है, जस्मिन के स्विमसूट को देखने के लिए खाना पकाने में जस्मिन से मुकाबला करना, यह थोड़ा अजीब क्यों लगता है? आप मुझे जस्मिन का स्विमसूट क्यों नहीं दिखा देते? क्योंकि उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। इसलिए जस्मिन एयर ने गोल्डन फ्राइड राइस बनाने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की। कुछ ही देर बाद जस्मिन एयर एक सोने का कार्ड लेकर आई और उसे कविता को सौंपते हुए उत्साह से बोली, मां, हमारा समझौता, मैंने इसे पूरा कर लिया है। यह दृश्य देखकर मयंक भाटिया ने राहत भरी मुस्कान दी। जस्मिन को एस स्तरीय मूल्यांकन मिला था, इसलिए उसे अब खाद्य विभाग छोड़ने की जरूरत नहीं थी। कविता को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कविता की ओर देखते हुए कविता के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जाहिर तौर पर वो जस्मिन की खाना पकाने की प्रतिभा से चौंक गई थी, और फिर उसकी आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी बेटी ने खुद को संभाल लिया है। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी रूखापन था, लेकिन उनकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा गर्माहट थी। उन्होंने कहा, चूंकि आपको एस ग्रेड मिला है, इसलिए हमारे समझौते के अनुसार आप गैस्ट्रोनॉमी विभाग में रह सकते हैं। हालांकि आपको अपने परिणाम बनाए रखने होंगे, अन्यथा
मेरे पास आपको किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जस्मिन एयर तुरंत कविता की बात समझ गई और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। धन्यवाद मां। कविता रेड्डी को 2 दिन बाद होने वाले फूड फेस्टिवल के रजिस्ट्रेशन का ही इंतजार था, इसलिए कविता ने समय देखकर कहा, जस्मिन, लगभग दोपहर हो गई है, मुझे पहले निकलना होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर भी रखा है। तुमने आज अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, इसलिए मेरे साथ घर चलो। मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाई। उसने जो सुना था उससे स्पष्ट था कि जस्मिन एयर की मां उससे कुछ ज्यादा ही सावधान थी। शायद उसे लगता था कि उसने जस्मिन एयर को बहकाया है और एयर परिवार की संपत्ति पर उसकी नजर है। ठीक अभी की तरह वो कुछ काम होने के बहाने चली गई थी और उसने जस्मिन को अपने साथ वापस जाने देने के लिए बहाना भी ढूंढ लिया था। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि जस्मिन उसके साथ यहां रहे। मां, जस्मिन एयर थोड़ी असहज थी। आखिरकार वो आज मयंक भाटिया के साथ यहां आने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन कविता के अचानक हस्तक्षेप ने उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया। चूंकि आपको घर पर कुछ काम है तो जाइए, मयंक भाटिया ने आगे बढ़कर बनावटी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा संयोग है कि मुझे मायरा के लिए खाना बनाने के लिए जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। मुझे माफ करना मयंक भाटिया, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। मयंक भाटिया को सहमत देखकर जस्मिन एयर के चेहरे पर काफी राहत दिखी। उसने मयंक भाटिया से माफी मांगी, फिर कविता के पीछे कार तक गई और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकल गई। जस्मिन एयर की पीठ को देखते हुए मयंक भाटिया का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया और उसने आह भरी। हालांकि कविता का उसके प्रति रवैया उतना ठंडा नहीं था जितना पहली मुलाकात के समय था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी उसे और जस्मिन को एक साथ देखना पसंद नहीं था। लेकिन यह तो सामान्य बात थी। आखिरकार उनके परिवारों के बीच का फासला बहुत बड़ा था। जस्मिन एयर एक ऐसी युवती थी जिस पर अपने परिवार के हितों का बोझ था। इस दुनिया में भी समान सामाजिक स्तर वाले परिवारों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण था। कविता की राय में वह जस्मिन के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता था। लेकिन यह भी अच्छा है, जस्मिन चली गई और मैं अपने साथ पैसे लाना भूल गई। खरीदारी जारी रखना आसान नहीं है। मयंक भाटिया साइकिल पर सवार होकर गया। जस्मिन के घर चले जाने के बाद उसका यहां और खरीदारी करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस जल्दी घर जाकर मायरा के लिए दोपहर का खाना बनाने चला गया। जैसे ही मयंक भाटिया जाने ही वाला था, उसके दिमाग में फिर से हादसों की आवाज गूंज उठी। भाई, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दवा ले लो, अपने लिए कोई शक्तिवर्धक औषधि ले लो। फिर जब तुम्हारी खेल प्रतिभा का स्तर 5 हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मां, मेरे अंकों के लिए ट्यूटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने मुझे घर छोड़ने के लिए जानबूझकर ऐसा क्यों कहा? क्या मयंक भाटिया का प्रदर्शन आपकी नजरों में इतना असहनीय है? कार की पिछली सीट पर बैठी जस्मिन एयर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और जब कार फूड फेस्टिवल पंजीकरण क्षेत्र से दूर चली गई तो उसने कविता से पूछ ही लिया। ऐसा नहीं है कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कविता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। भविष्य में बेहतर जीवन जीने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे लड़के में भला क्या अच्छाई है जिसके माता पिता मर चुके हैं और जिसके जीवन यापन के साधन स्थिर नहीं है। तुमने उसकी पहचान की जांच की, तो इसी वजह से तुम हमेशा मुझे ऐसे पुरुषों से मिलवाती हो जिन्हें मैं पसंद भी नहीं करती, जो शादी और हमारी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात करते हैं। जस्मिन एयर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पश्चाताप करना बिल्कुल नहीं आता। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार अमेरिका में कंपनी के साथ सहयोग करने वाले सीईओ के बेटे ने सीधे अपने पिता से भविष्य की संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात की थी? क्या यही वो लड़का है जिसे तुम दिल से पसंद करते हो? कम से कम भविष्य में तो वो तुम्हें कष्ट नहीं सहने देगा।
कविता ने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्के स्वर में कहा, पीड़ित नहीं होंगे। मैं इस तरह के भविष्य को झेल रहा हूं। भला मैं कैसे पीड़ित न हूं? जस्मिन एयर ने आह भरी, लगता है हमारा समझौता बेकार है। अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मुझे आपके द्वारा तय किए गए भविष्य का पालन करना होगा। अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं मयंक भाटिया की तरह एक स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करूंगी। जस्मिन, तुम अपनी मां से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? हमारा समझौता केवल इस बात तक सीमित है कि आप फू फेस्टिवल में ठहर सकते हैं या नहीं, यहां नहीं, है ना? कविता का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें बचपन से ही अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाया था? मुझे माफ करें। अयर के शब्दों का सामना करते हुए जस्मिन एयर केवल अपना सिर झुका सकती थी। कविता ने बेबसी से आह भरी और कुछ दया भाव से जस्मिन से कहा, जिस लड़के को तुम चुनना चाहती हो उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कम से कम उपयुक्त तो होना ही चाहिए। भले ही वह हमारे परिवार से तुलना करने लायक ना हो, लेकिन उससे बहुत अलग भी नहीं होना चाहिए। बेशक, क्या आपने ये नहीं कहा था कि मयंक का खाना पकाने का स्तर संस्कार की छात्रा के स्तर के बराबर है? अगर वो इस फू फेस्टिवल में पहला स्थान जीतता है तो मैं आप दोनों को साथ रहने की अनुमति दे सकती हूं। मां, कविता के स्पष्ट रूप से नरम लहजे को सुनकर जस्मिन एयर की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। बेशक, ये सिर्फ दोस्ती है। जस्मिन के गलत समझने के डर से कविता ने फिर से कहा, खैर, कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि मयंक भाटिया निश्चित रूप से पहला स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने मुझे बताया कि जब तक वह इस तरह की आत्मविश्वास भरी निगाहें दिखाता रहेगा तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है। जस्मिन अय्यर ने कुछ उत्साह के साथ कहा। वो हमेशा अपने परिवार की व्यवस्थाओं का पालन करती आई थी और इस बार जब उसे मौका मिला तो उसे हर हाल में इसे भुनाना ही था। हालात कुछ इस तरह से चल रहे हैं। गर्म बैठक कक्ष में हात्सुने सोफे पर बैठी जूस पी रही थी और कार में जस्मिन और कविता के बीच हुई बातचीत को याद कर रही थी और मयंक भाटिया से उन दोनों के बात करने के तरीके की नकल कर रही थी और उनकी आवाजें लगभग एक जैसी थी। चुइन, मुझे लगता है कि फिल्म में न जाकर तुमने अपने भविष्य को वाकई में टाल दिया है। हात्सुने को जस्मिन और कविता के बीच के मामले को इस तरह जीवंतता से समझाते हुए देखना मानो कोई नाटक में अभिनय कर रहा हो। मयंक भाटिया ने अपनी भौहें उठाई और अजीब तरह से पूछा, हात्सुने, तुमने मुझे कुकिंग स्टार बनाने के लिए कविता की परिस्थितियां जानबूझकर तो नहीं गढ़ी? वो कैसे संभव है? महारानी अचानक चिड़चिड़ेपन में सोफे से उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, अपने छोटे से सफेद हाथ से मयंक का हाथ कसकर पकड़ा, उसे अपनी छाती पर रखा, फिर अपने पंजों के बल खड़ी होकर अपनी प्यारी बड़ी आंखों से मयंक की ओर देखा और लाल चेहरे के साथ बोली, मयंक, मेरी तरफ देखो। हाँ। हात्सुने की आवाज सुनकर मयंक भाटिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। इस समय दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। हात्सुने का चमकीला लाल चेहरा और पतले चेरी जैसे होंठ उसकी आंखों के इतने करीब थे कि मयंक भाटिया का गला अपने आप ही कांपने लगा। इस समय हात्सुने ने मयंक भाटिया की आंखों में देखते हुए कोमल और प्यारी आवाज में कहा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। हात्सुने, अंत में मयंक भाटिया ने हात्सुने पर विश्वास करने का फैसला किया। यह हात्सुने की सुंदरता के आगे झुकने के बारे में नहीं है, यह समर्पण करने के बारे में नहीं है। खैर, बात बस इतनी सी है कि हात्सुने बहुत प्यारी है। मैं अब भी उसकी बात पर विश्वास करना पसंद करती हूं। बेशक, हालांकि हात्सुने थोड़ी दुष्ट है, लेकिन वो हमेशा अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। इसके अलावा कविता के रवैये को देखते हुए उसका जस्मिन अय्यर से ऐसी बातें कहना कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि इस बार पहला स्थान केवल स्विमसूट और कल्पनात्मक मूल्य के लिए ही ना हो। भले ही इसका मकसद कविता को मेरे और जस्मिन के प्रति उदासीन बनाना हो, मुझे फूड फेस्टिवल जीतना ही होगा।
हात्सुने को इसके बारे में कैसे पता चला? दरअसल आज जब मयंक भाटिया साइकिल चला रहा था तो उसने हात्सुने की आवाज सुनी और एबिलिटी पोशन पी लिया। लेवल 5 गेम टैलेंट के साथ हात्सुने अस्थायी रूप से इस दुनिया में रह सकती है। हात्सुने, भाई, मैंने शक्तिवर्धक औषधि पी ली है, मुझे उनकी बातचीत की जांच करने दो। मयंक भाटिया, हात्सुने, दूसरों की बातचीत छुप कर सुनना ये अच्छी बात नहीं है ना? हात्सुने, भाई, क्या तुम्हें जस्मिन बहन की परवाह नहीं है? चिंता मत करो भाई, मैं बस तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुन रहा हूं। मुझे उनकी निजता की परवाह नहीं है। अच्छा तब, क्योंकि मयंक भाटिया को जस्मिन एयर के बारे में थोड़ी चिंता थी, इसलिए वह हिचकिचाया और उसने हात्सुने को जांच करने देने का फैसला किया। मयंक भाटिया की सहमति देखकर हात्सुने ने अपनी छाती फुलाकर आत्मविश्वास से हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। दरअसल हात्सुने का शरीर डेटा से बना है और स्वतंत्र रूप से बदल सकता है। मयंक भाटिया को उसके खो जाने की चिंता नहीं थी और वो उड़ भी सकती थी, इसलिए वह जस्मिन के पास पहुंचा और चुपचाप कार में बैठ गया। तभी मयंक भाटिया को स्थिति के वर्तमान घटनाक्रम की समझ आई। हात्सुने, तुम इस दुनिया में और कितने दिन रह सकती हो? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने पूछा। मयंक भाटिया को दिली उम्मीद थी कि हात्सुने कुछ और समय तक इस दुनिया में रह सकेगी। हालांकि लेवल 5 की जन्मजात क्षमता उसे एक दिन के लिए वास्तविक दुनिया में रहने की अनुमति देती थी, लेकिन यह हात्सुने के शरीर को एक दिन तक सहारा नहीं दे सकती थी। यह तो बिग ब्रदर पर निर्भर करता है। हात्सुने मुस्कुराई। जब बड़े भाई की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तविक दुनिया में मेरे अस्तित्व को सहारा देने में सक्षम नहीं होगी तो मैं सिस्टम स्पेस में लौट जाऊंगी। अच्छा ऐसा है, मयंक भाटिया ने आह भरी। सच कहूं तो उसे सिरदर्द होने लगा था। वाकई लेवल 5 की खेल प्रतिभा लगभग 5 घंटे ही टिक सकती है। अब 3 घंटे बीत चुके थे। मुझे माफ करना हात्सुने, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी, मयंक भाटिया ने ईमानदारी से कहा। कोई बात नहीं, हात्सुने इस दुनिया में इतने लंबे समय तक रह पाने से पहले ही बहुत संतुष्ट है। हात्सुने लिविंग रूम से होते हुए सीढ़ियों तक गई। उसने अपने छोटे हरे चमड़े के बूट पहने हुए सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर की सजावट और कमरों को देखकर वो खुशी से मुस्कुराई। पहले तो मैं बड़े भाई के नजरिए से उनका घर देख पाती थी, अब जब मैं खुद ये सब देख सकती हूं तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं गेम टैलेंट को जल्द से जल्द फिर से अपग्रेड करूंगा ताकि हात्सुने लंबे समय तक वास्तविक दुनिया में रह सके। मयंक भाटिया हात्सुने के पीछे पीछे ऊपर गई और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद बड़े भाई। हात्सुने अचानक बहुत खुश हो गई। बड़े भाई, क्या घर पर कोई है? इसी क्षण घर से एक हैरान करने वाली आवाज आई। ये मायरा का था। ये सुनकर मयंक भाटिया का दिल जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, उसे अभी तक यह समझ नहीं आया था कि हात्सुने के अस्तित्व को कैसे समझाए। क्या वो ये कह सकता था कि यह भी उसका दूर का चचेरा भाई था? तो फिर मायरा क्या सोचेगी? मयंक भाटिया का दिल थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन इस समय मायरा ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़ी होकर सामने खाली निगाहों से घूरने लगी। मायरा को दरवाजे पर हात्सुने को देखते हुए देखकर मयंक भाटिया ने अचानक अपने मन में शिकायत की। दो खूबसूरत लड़कियों के बीच द्वंद्व युद्ध, कितना भयावह असुर युद्ध क्षेत्र था। हालांकि मायरा ने पलकें झपकाईं और अपना सिर घुमाकर मयंक भाटिया की ओर अजीब नजर से देखा। उसने पूछा, बड़े भाई, आप अभी किससे बात कर रहे थे? हाँ। मयंक भाटिया अचंभित रह गई और उसने हात्सुने की ओर देखा। ये वाकई अजीब था कि मायरा इतनी बड़ी शख्सियत को नहीं देख पा रही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि मायरा हात्सुने को नहीं देख पा रही थी, लेकिन हात्सुने का शरीर सिकुड़ा नहीं था, तो फिर मायरा उसे क्यों नहीं देख पा रही थी? बड़े भाई, आपकी आध्यात्मिक शक्ति अब बहुत कमजोर हो गई है। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल आप ही देख सकते हैं
और सचमुच महसूस कर सकते हैं। मेरे अलावा कोई और मुझे खोज नहीं सकता। अच्छा ऐसा है। इस बार हत्सुने ने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया। मयंक भाटिया तुरंत समझ गया। उसने मायरा के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि आप दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहेंगे। मयंक भाटिया को आश्चर्य हुआ जब उसने ये पूछा तो मायरा का चेहरा सचमुच लाल हो गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है बड़े भाई, मैं भविष्य में हर दिन आपके साथ नीचे खाना खाने आऊंगी। ये वाक्य जल्दी से कहने के बाद मायरा ने एक बार फिर लाल चेहरे के साथ दरवाजा बंद कर दिया। इस बार क्या हो रहा है? मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। इस बार मायरा को क्या हुआ? अचानक उसमें उसके साथ खाना खाने बाहर जाने की हिम्मत कैसे आ गई? अभी जब दरवाजा खोला गया तो उसने अनजाने में मायरा को कंप्यूटर चालू करते और कंट्रोलर से 2 आयामी गेम खेलते हुए देख लिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मायरा अचानक साहसी बन सकती थी। ये अपने आप में ही बहुत सार्थक था। इसके तुरंत बाद बहुत समय पहले जारी किया गया सिस्टम मिशन आखिरकार एक सटीक संकेत के रूप में सामने आया। 3 फैंटेसी पॉइंट प्राप्त हुए। जब मयंक भाटिया मिशन पूरा करने की खुशी में डूबी हुई थी, तभी मयंक भाटिया का ध्यान कहीं और होने पर हत्सुने उड़कर मायरा के कमरे में घुस गई। फिर उसने मायरा के कमरे के कोने में एक डिब्बा देखा। हत्सुने संशय के साथ आगे बढ़ी। जब उसने उस पर लिखी लिखावट देखी तो वो आश्चर्य से उसे पढ़े बिना नहीं रह सकी। एम्प्टी फेट, गेम की शुरुआती डिस्क, जिसे सावा लिली जेम्स ने भेजा था। मायरा के बगल में बैठकर उत्साहित मायरा को एम्प्टी फेट बजाते हुए देखना। इसे चुने। ये बेवकूफ, ये तो भाई बहन का रास्ता है। अरे, तुमने अचानक भाई बहन को एक साथ सोने के लिए क्यों चुना? मयंक भाटिया को पता नहीं था कि ऊपर वाली 2 प्यारी लड़कियां कहां चली गई। वो नीचे खाना बना रहा था। आज दोपहर के खाने में मायरा थी, जिससे वो बहुत खुश था। कम से कम उसे रोजाना खाना ऊपर तो नहीं भेजना पड़ेगा। हालांकि मायरा खाने के बाद वापस ऊपर चली गई, लेकिन मायरा का नीचे आ पाना ही इस बात का संकेत था कि उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। वो कभी बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब वो खाने के लिए नीचे आई। क्या यही उसके प्रयासों का प्रमाण नहीं था? माफ करना हत्सुने, मुझे इस बार बहुत नींद आ रही है। खाना खाने के तुरंत बाद मयंक भाटिया के सिर में फिर से दर्द होने लगा। उसने बर्तन धोने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने सीधे उन्हें डिशवॉशर में डाल दिया, फिर कमरे में लौटकर बिस्तर पर लेट गया। उसका मन बहुत उदास था, इसलिए उसने रात के दूसरे हिस्से तक झपकी लेने का फैसला किया। क्या आखिरकार वो समय आ रहा है? मयंक भाटिया को बिस्तर पर लेटे देख हत्सुने के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। फिर उसने जल्दी से अपने जूते उतारे और मयंक भाटिया के हिलने डुलने से पहले ही बिस्तर पर चढ़ गई। इसके बाद उसने अपनी बर्फीली सफेद बाहें फैलाकर ऑक्टोपस की तरह मयंक भाटिया को गले लगा लिया। वो उत्साह से मुस्कुराई और बोली, तो चलो साथ में आराम करते हैं। शुरू में मयंक भाटिया का सिर अभी भी चकरा रहा था, लेकिन जब हत्सुने जैसी कोमल लड़की ने अचानक उसे गले लगाया तो उसने तुरंत अपना हौसला बढ़ाया और संदेह से पूछा, हत्सुने, क्या तुम्हें अब वापस नहीं जाना है? बड़े भाई, मयंक भाटिया की आत्मा के विलीन हो जाने के बाद भी मेरा शरीर कुछ समय तक कायम रह सकता है। हत्सुने ने अपने धीरे धीरे लुप्त होते शरीर का इस्तेमाल करते हुए मयंक भाटिया की छाती को सहलाया और खुशी से कहा, तो मैं सोने जा रहा हूं। हत्सुने, तुम मुझे गले क्यों लगा रही हो? हत्सुने अचानक बच्चे की तरह मुंह फुलाकर नाराजगी से बोली, मुझे परवाह नहीं, हत्सुने को भी सोना है। बड़े भाई के आलिंगन के बिना हत्सुने सो नहीं सकती। अच्छा, तब ये जानते हुए कि हत्सुने उस एकांत दुनिया में लौटने वाली है, मयंक भाटिया थोड़ा परेशान हो गया। वो जानता था कि हत्सुने के जागते ही वो उस स्थान पर लौट जाएगी, लेकिन अब वो हत्सुने को विदा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी आत्मा कमजोर होती गई, उसकी चेतना धुंधली होती गई। अंत में
मयंक भाटिया और सहन नहीं कर सका और उसने आंखें बंद कर ली और सो गया। समय बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते फूड फेस्टिवल के परीक्षण को हुए 3 दिन बीत चुके थे। विशाल बैठक कक्ष में जस्मिन एयर सोफे पर बैठी और मयंक भाटिया द्वारा उसके लिए बनाई गई हरी चाय की चुस्की ली। चाय का घूंट लेते ही उसकी मधुर सुगंध उसकी स्वाद कलियों तक फैल गई। जस्मिन एयर को ऐसा लगा मानो वह किसी हरे भरे मैदान पर लेटी हो और गर्मियों की सुहावनी धूप का आनंद ले रही हो। वाह, की कितनी स्वादिष्ट चाय है। क्या स्वर्गिक साम्राज्य में चाय बनाने का यही तरीका है? जस्मिन एयर ने रसोई में व्यस्त मयंक भाटिया की ओर देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी उस स्वाद की वजह से शर्मिंदगी झलक रही थी। हाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी ही जानकारी है। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और पीछे मुड़ गई। जस्मिन एयर ने आज एक टाइट सफेद टॉप और ट्राउजर पहना हुआ था। जस्मिन एयर के अनुसार ये कपड़े डीपीएस के छात्र खाना बनाते समय पहनते थे। सच कहूं तो जब मयंक भाटिया ने पहली बार जस्मिन के कपड़े देखे तो 2 आयामी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जस्मिन ने अपनी सामान्य स्कर्ट और सफेद रेशम नहीं पहनी थी। इसके बजाय उसने अपने शरीर को कसकर लपेटा हुआ था। पहली नजर में यह स्वाभाविक था कि वह पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि जब जस्मिन घर में आई और सोफे पर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि कपड़ों का यह सेट जस्मिन के सामान्य पहनावे से भी कहीं अधिक आकर्षक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि असुना का शरीर बेहद उत्तेजक था। उसके शरीर पर लिपटे हुए तंग कपड़े उसके पूरे शरीर को उजागर कर रहे थे। खासकर उसकी छाती के 2 उभार, जो लगभग बाहर निकलने ही वाले थे, लोगों को चिंतित कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे उसके कपड़ों से बाहर न निकल जाएं और भ्रम से मुक्त न हो जाएं। बेशक सफेद कपड़ों पर बटन दोनों तरफ थे। स्वाभाविक रूप से इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अगर वह गलती से उन्हें हिला भी दे तो बटन टूट जाएंगे। मयंक भाटिया को चाय बनाने की विधि के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन फिर भी इसका स्वाद इतना अच्छा है। जस्मिन एयर ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसे मयंक भाटिया की असाधारण प्रतिभा का एहसास बढ़ता जा रहा था। हालांकि वह डीपीएस का छात्र नहीं था, फिर भी वो हर तरह के व्यंजन बनाने में बेहद निपुण था। दरअसल एक समय वह डीपीएस में पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन कविता बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई। वह चाहती थी कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे, इसलिए वो डीपीएस में आ गई। हालांकि मयंक भाटिया से मिलने के बाद जस्मिन को एहसास हुआ कि यह बहुत अच्छा हुआ कि वह दूर के चंद्रमा पर नहीं जा सकी। यहां ऐसे व्यक्ति से मिलना मेरा सौभाग्य है। नेपाल की चाय परंपरा व्यापक और गहन है। सच्ची चाय परंपरा में सैकड़ों प्रकार की चायों का स्वाद समाहित होता है। मयंक भाटिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। जस्मिन एयर थोड़ी हैरान थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया को कुछ ऐसा पता होगा जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। स्वाभाविक रूप से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। मयंक भाटिया रसोई से करी चावल का एक कटोरा लाया और उसे मेज पर रख दिया। उसने जस्मिन से कहा, उदाहरण के लिए मैं अक्सर साधारण अंडे की करी चावल को भी अपनी इच्छानुसार स्वादिष्ट नहीं बना पाता। जस्मिन दंग रह गई। उसके मन में मयंक भाटिया की यही छवि थी कि वह कोई भी ऐसा व्यंजन बना सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह तो सुनहरे तले हुए चावल भी बना सकता था जिसमें अंडा चावल के दानों को पूरी तरह से ढक लेता था। लेकिन अब इस आदमी ने कहा कि वह एक साधारण अंडा करी चावल भी नहीं बना सकता। ये कटोरा तुम्हारे लिए है। आखिर हमें बाद में फूड फेस्टिवल में जाना है। अगर हम नहीं खाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? मयंक भाटिया ने मेज पर रखे करी चावल की ओर इशारा किया और जस्मिन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अच्छा, धन्यवाद। तो मयंक भाटिया को पता चल गया कि मैं आपके घर क्यों आया था। जस्मिन एयर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगा था कि आपको पता नहीं होगा कि आज फूड फेस्टिवल का उद्घाटन है। मुझे भी नोटिस मिल गया है।
मयंक भाटिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला, मेलबॉक्स में आए संदेश की ओर इशारा किया और कहा, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि जस्मिन मेरे घर आ सकती है। हमने कल ही कार्यक्रम स्थल पर साथ जाने का फैसला किया था। जस्मिन एयर शर्मा गई और बोली, इस बार मैं अपनी मां और ड्राइवर को बिना बताए सुबह सुबह ट्राम से आपके घर आई थी। हाँ। मयंक भाटिया ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा था, उसकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई थी जिनसे वो घबरा जाता था। एक का नाम था आयरन फिस्ट लेफ्टओवर वुमन और दूसरी का नाम था यूजो कविता। ये दोनों बेहद सख्त मिजाज महिलाएं ऐसी थी जिन्हें नाराज करना उसके लिए नामुमकिन था। चिंता मत करो, मेरी मां बहुत व्यस्त है, वो विशेष रूप से यहां नहीं आएंगी। मुझे अपनी खुद की कुछ जगह चाहिए। जस्मिन एयर मुस्कुराई और एक चम्मच करी चावल अपने मुंह में डाला। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ये बहुत स्वादिष्ट है मयंक भाटिया, तुम तो बहुत ही विनम्र हो। तुमने सच में कह दिया कि इस तरह का अंडा ढका चावल अच्छा नहीं होता। सचमुच, अगर इसे घर के बने साधारण भोजन के रूप में खाया जाए तो ये बहुत स्वादिष्ट है। हालांकि मेरी राय में इसमें एक तरह का आकर्षण नहीं है। इसके अलावा उस आकर्षण को लाने के लिए मैंने खेल में इस अंडे की करी चावल को 1000 से अधिक बार आजमाया है। 1000 बार? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि रसोई अंडों से भरी हुई है? जस्मिन एयर ने आश्चर्य से कहा। दरअसल मेरे गैदरिंग स्किल के इस्तेमाल से फार्म की मुर्गियां जबरदस्ती पकड़ी गईं और बेहोश हो गई। फिर जब मैं अगले दिन ऑनलाइन आया तो ऐसा लगा कि मुर्गों को छोड़कर बाकी मुर्गियां डरकर भाग गई थी। अगर वे भागी नहीं भी तो उन्होंने दीवार से टकराकर आत्महत्या कर ली। जस्मिन चौंक गई। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हद से ज्यादा करते हो? तुमने जिन मुर्गियों को पाला है उनकी हालत तो बहुत दयनीय है। एक कटोरी अंडे वाले चावल के लिए तुम्हें इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत है? मेरे विचार से तो ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखा। उसने कुछ भावुक होकर कहा, जब मैं छोटा था तो रात को जब भी मुझे भूख लगती थी, मेरी मां रसोई में आकर मेरे लिए अंडे से ढके चावल का एक साधारण कटोरा बनाती थी। उस समय भूखे मुझ जैसे व्यक्ति के लिए अंडे से ढके चावल का वह साधारण कटोरा निस्संदेह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन होता था, क्योंकि उसमें एक ऐसा स्वाद था जो मेरी मां का था। लेकिन जब से मेरी मां चली गई, मैं यहां आकर बहुत सारे व्यंजन बनाने लगी। मैंने चाहे जैसे भी व्यंजन बनाए हों, मुझे वह स्वाद नहीं मिल पाया जिसकी कमी मुझे दिल से खल रही थी। इस समय मयंक भाटिया की आंखें लाल हो गई। जाहिर है वो इस दुनिया में अपनी मां की बात नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरी दुनिया में अपनी मां की बात कर रहा था। दरअसल उसकी मां का देहांत हो चुका था, लेकिन उसकी मां ने उसे जो कुछ भी दिया था वो सब उसके मन में अभी भी ताजा था। हालांकि ये एक कवर्ड राइस दिखने में सरल था, लेकिन स्वाद के मामले में ये दुनिया में सबसे बेहतरीन था, क्योंकि उनकी मां का खाना दुनिया में सबसे बेहतरीन था। वो हर चीज से बढ़कर था और सबसे स्वादिष्ट खाना था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया और इस दुनिया की यादों में विलीन हो गया, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया का मयंक भाटिया उससे भी बदतर था। इस बार तो उसने अपने माता पिता को भी खो दिया। ऐसे आघात के बावजूद, जिससे लोग लगभग हताश हो गए थे, मयंक भाटिया मायरा की बदौलत ही डटे रहने में सक्षम रहा। कम से कम उसके परिवार में ऐसा एक सदस्य तो था। मेरी मां का स्वाद। मयंक भाटिया की बातें सुनकर जस्मिन एयर के चेहरे पर भाव थम से पड़ गए। जब से वह बच्ची थी, तब से उसे याद नहीं था कि उसने कभी कविता यूएची द्वारा बनाया गया खाना खाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कविता यूएची बहुत व्यस्त रहती थी और वो हर दिन घर पर रसोइये द्वारा बनाया गया खाना ही खाती थी। अपनी मां के उस तरह के स्वाद का अनुभव शायद केवल वही कर पाती थी जब वह स्तनपान कर रही थी। शायद,
केवल मेरी माँ के हाथ का बना खाना ही लोगों को ऐसा एहसास दिला सकता है। ये सोचकर जस्मिन एयर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ करना जस्मिन, मैंने गलत बात कह दी। जस्मिन की आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहते देख मयंक भाटिया को अय्यर के परिवार की याद आ गई। उसके चेहरे पर अचानक क्षमा का भाव आ गया और उसने टिश्यू पेपर लेकर जस्मिन के गालों से आंसू पोंछे। आंसुओं से टिश्यू पेपर भीग गया। जस्मिन की आंखों के कोनों में आंसू देखकर मयंक भाटिया थोड़ा उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद जस्मिन अय्यर की तुलना में उसके लिए ऐसा भोजन खाना और भी असंभव था। मयंक के उदास चेहरे को देखकर जस्मिन अय्यर को याद आया कि मयंक के माता पिता पहले ही जा चुके हैं। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मयंक, ये मेरी गलती है। मुझे यहां ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने सोचा नहीं था कि मयंक का परिवार। कोई बात नहीं, हमारे पास इन चीजों को बदलने की शक्ति नहीं है। देर हो रही है, चलो खाना खत्म करके कार्यक्रम स्थल चलते हैं। मयंक भाटिया ने करी चावल का कटोरा जस्मिन अय्यर की ओर बढ़ाया और बनावटी मुस्कान के साथ कहा, खैर, इस बारे में बात करते हुए, हालांकि मयंक के करी चावल का स्वाद मेरी मां के बनाए हुए करी चावल जैसा नहीं है, लेकिन मुझे इसमें एक अलग तरह का स्वाद महसूस होता है। समझदार जस्मिन अय्यर ने मयंक भाटिया की मौजूदा मनोदशा को स्वाभाविक रूप से समझ लिया। वो खुद भी खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कैसा स्वाद? कुछ देर हिचकिचाने के बाद जस्मिन अय्यर ने अपने गुलाबी होठों को ढक लिया और खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, ये छोटे भाई मयंक भाटिया का स्वाद है। का मयंक भाटिया अवाक रह गया। दरअसल उसने और जस्मिन ने 2 दिन पहले एक बढ़िया रेस्तरां में अपनी उम्र का हिसाब लगाया था। इस दुनिया में उसका और जस्मिन दोनों का शरीर 17 साल का था। हालांकि उसका जन्मदिन जस्मिन से 2 महीने बाद था, इसलिए उन्हें छोटे भाई की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला। भले ही वो तुमसे छोटी है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है ना? मयंक भाटिया ने मन ही मन सोचते हुए अपनी आंखें घुमा ली। अला, सिस्टर जस्मिन। इसी क्षण एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। मयंक भाटिया और जस्मिन ने मुड़कर देखा तो मायरा बैंगनी रंग की पोशाक में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जो उसके नितंबों को मुश्किल से ढक रही थी। जस्मिन को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर वह दंग रह गई। इस पोशाक, मयंक भाटिया हैरान रह गया। वैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल मायरा को क्या हो गया है। वो आजकल एकदम टाइट कट ड्रेस पहन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर्फ ऊपरी हिस्सा ढका हो और नीचे का हिस्सा तो नाम मात्र का ही ढका हो। मायरा के खुले कपड़े देखकर जस्मिन अय्यर शर्मा गई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मयंक भाटिया को गौर से देखते हुए कहा, वैसे तुम लोग क्या खेल रहे हो? मिंगरी नाई के हाव भाव देखकर मयंक भाटिया का चेहरा सिकुड़ गया, मानो वह किसी बच्चे का अपहरण कर रहा हो और किसी युवती को अपने जाल में फंसा रहा हो। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, शायद पट्टी ज्यादा गर्म हो गई है। ये है। जस्मिन अय्यर ने मयंक भाटिया को घूर कर देखा। जब उसने मायरा को नीचे आते देखा तो उसने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। उसने मायरा को करी अंडे वाले चावल का एक कटोरा देते हुए कहा, लो मायरा, ये रहे तुम्हारे करी अंडे वाले चावल। धन्यवाद। हालांकि मायरा मयंक भाटिया के साथ नहीं बैठी थी और अजनबियों से डरती थी, फिर भी उसने अपने मन के डर को दबाकर जस्मिन को धन्यवाद कहा। फिर वह जस्मिन के बगल में बैठ गई और तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मयंक भाटिया ने कल मायरा को इस बारे में बताया, क्योंकि उन्हें बाद में फूड फेस्टिवल में जाना था। इसलिए मायरा खाना खाने के बाद जल्दी से ऊपर नहीं गई। इसके बजाय उसने मयंक भाटिया और जस्मिन अय्यर के खाना खत्म करने का इंतजार किया। भाई, तुम लोग फूड फेस्टिवल में जाओ। कटोरी और चॉपस्टिक घर पर मेरे लिए छोड़ दो। क्या ये ठीक है? मयंक भाटिया ने मायरा के कोमल और सफेद हाथों पर एक नजर डाली। सच कहूं तो
मयंक भाटिया को नहीं पता था कि इन हाथों का इस्तेमाल चित्रकारी के अलावा बर्तन धोने के लिए भी किया जा सकता है या नहीं। उसे उस पर थोड़ी दया आई और उसने कहा, मायरा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं बाद में जस्मिन के साथ चला जाऊंगा। मैं अब बच्चा नहीं हूं। कोई बात नहीं। मायरा अचानक मुंह फुलाकर गुस्से से पलटवार करने लगी। ये सुनकर मयंक भाटिया ने तुरंत मायरा के सिर पर थपथपाया और प्रशंसा करते हुए कहा, मायरा अब बच्ची नहीं रही। तुम एक काबिल बहन बन गई हो। लेकिन मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती है, मायरा अचानक इतनी आज्ञाकारी क्यों हो गई? ये सब तुम्हारे बनाए उस अजीब खेल की वजह से है। मायरा ने अपना सिर नीचे झुकाया और लाल चेहरे के साथ धीरे से बुदबुदाई। मायरा की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए मयंक भाटिया को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसने दोबारा पूछे बिना नहीं रह सका, मायरा, तुमने क्या कहा? मुझे अभी सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। मायरा ने जोर से सिर हिलाया और मयंक भाटिया का हाथ झटकते हुए कहा, घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों को मिलकर फूड फेस्टिवल का चैंपियन बनना होगा और फिर पापा का रेस्टोरेंट खोलना होगा। चिंता मत करो मायरा, हम कर लेंगे। मयंक भाटिया ने मायरा का वादा किया। दरअसल भले ही मायरा ने ये ना कहा हो, उसे चैंपियन बनना ही था ताकि भविष्य में जस्मिन हेयर फूड रेस्टोरेंट न छोड़ दे और हादसों जल्द ही हकीकत बन सके। बेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज जस्मिन का स्विमसूट था। मायरा सचमुच आज्ञाकारी है। अपने बैग के साथ दरवाजे पर खड़ी जस्मिन अय्यर ने मुस्कुराते हुए मयंक भाटिया से कहा, हाँ, उस समय उसने मुझे सच में बहुत परेशान किया था। इस बार मयंक भाटिया ने अपनी जेबें जांची ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसका बटुआ और फोन उसके पास है। फिर उसने जस्मिन अय्यर की ओर देखा और पूछा, जस्मिन, हम ट्राम तक कैसे पहुंचेंगे? जस्मिन शर्मा गई। फिर उसने मयंक के गोदाम की ओर इशारा करते हुए कहा, आज खाने के उत्सव में बहुत सारे लोग आए हैं। ट्राम पूरी तरह से भरी हुई है। अंदर ऑक्सीजन लगभग नहीं है। मुझे याद है पिछली बार तुम साइकिल से आए थे। ओह, ये तो लिली जेम्स की है। शुक्र है मैंने इसे वापस नहीं किया। मयंक भाटिया को तुरंत लिली जेम्स की साइकिल याद आ गई। उसने उसे गोदाम से बाहर धकेला, उस पर जमी धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर जस्मिन को कोई आपत्ति न हो तो तुम इस पर बैठ सकती हो। सच कहूं तो यह पहली बार है जब मैंने इस तरह की साइकिल चलाई है। जस्मिन अय्यर ने अपना बैग ले जाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो मयंक भाटिया साइकिल पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तो बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते के नजारे दिखा दूंगी। तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। बेशक मयंक भाटिया, अगर तुम थक गई हो तो मुझे बता सकती हो। जस्मिन अय्यर मुस्कुराई और साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई। तंग बैठते, अपनी कमर पर दोनों हाथों का स्पर्श महसूस करते हुए मयंक भाटिया मुस्कुराया और पैडल पर जोर से पैर रखा। वह जस्मिन के साथ ढलान से नीचे की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि जस्मिन लिली जेम्स से थोड़ी भारी है। हालांकि ये अंतर शायद कुछ ही किलोग्राम का था। संभवतः ये अंतर उनके स्तनों के आकार के कारण था। यहीं पर छोटी छाती होने का फायदा सामने आया। बेशक हालांकि एक और व्यक्ति का वजन था और उन्हें 2 घंटे की सवारी करनी पड़ी। मयंक भाटिया को लगा कि अकेले सवारी करने की तुलना में यह बहुत आसान था। यह एक प्रसिद्ध कहावत का साकार रूप था, जब एक पुरुष और एक महिला साथ काम करते हैं तो काम थकाने वाला नहीं होता। साइकिल की पिछली सीट पर एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर बातचीत करने से स्वाभाविक रूप से उसे थकान महसूस नहीं हुई। यह पहली बार है जब मैंने इस दृश्य को इतने करीब से देखा है। पिछली सीट पर बैठी जस्मिन अय्यर तेजी से गुजरते हुए नजारों को देख रही थी। हवा में उसके बाल हल्के से लहरा रहे थे। उसने आंखें सिकोड़ी और गहरी सांस ली। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर हम इस मौसम में मोटरसाइकिल चला रहे होते तो सवारी पर जाना और भी अच्छा लगता।
उन्होंने उस समय को याद किया जब मोहिनी सिंघानिया का मोटरसाइकिल चला रही थी और मुस्कुराते हुए कहा, तो अगली बार मैं इसे मयंक भाटिया पर छोड़ दूंगा। जब तक गाड़ी है तब तक ठीक है। जस्मिन अय्यर मुस्कुराई और फिर अचानक बोली, वैसे मैंने तो टीचर से छुट्टी ले ली है। तुम्हारा क्या हाल है मयंक भाटिया? मुझे? मयंक भाटिया ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी छुट्टी के लिए आवेदन किया है। दरअसल उसने छुट्टी मांगी ही नहीं। उसे पता था कि स्कूल जाने के बाद मोहिनी सिंघानिया से छुट्टी मांगना मुश्किल होगा। बेहतर यही होगा कि वह सीधे फूड फेस्टिवल चला जाए और मोहिनी सिंघानिया के फोन का इंतजार करे ताकि वह कारण बता सके। आखिर जो हो गया सो हो गया। मोहिनी सिंघानिया उसका क्या बिगाड़ सकती है? 2 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद मयंक भाटिया आखिरकार जस्मिन अय्यर को फूड फेस्टिवल के आयोजन स्थल पर ले आई। 9 बजने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। अभी भी समय था। बाइक लॉक करने के बाद मयंक भाटिया जस्मिन अय्यर को आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार तक ले आई। प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए प्रवेश द्वार अलग अलग थे, क्योंकि खाद्य महोत्सव में केवल प्रतियोगी ही नहीं बल्कि दर्शक भी थे। इसलिए दर्शकों के प्रवेश द्वार पर बहुत भीड़ थी। प्रतियोगियों के प्रवेश में कोई समस्या नहीं थी। हेलो, ये हमारा प्रवेश कार्ड है। मयंक भाटिया और जस्मिन अय्यर ने प्रवेश द्वार पर मौजूद कर्मचारियों के सामने अपना प्रवेश कार्ड सत्यापित किया। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गए। उनके अंदर आते ही मयंक भाटिया पूरी तरह से दंग रह गई। फर्श और खिड़कियां रोशन थी। विशाल परिसर के बीचों बीच साफ सुथरी सुविधाओं से सुसज्जित 128 बड़े रसोई घर थे। ये रसोई घर पूरी तरह से सुसज्जित थे, जो 128 प्रतियोगियों के लिए पर्याप्त थे। प्रतियोगिता स्थल के बाहर प्रतियोगियों के लिए एक अवलोकन मंच बनाया गया था। इस मंच पर खड़े होकर नीचे शेफों की गतिविधियों को देखा जा सकता था। इससे यह सिद्ध हुआ कि 128 प्रतियोगी एक ही समय में इतने विशाल स्थल पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और फिर अंतिम दौर में पहुंच सकते हैं। अंत में केवल पहला स्थान ही शेष रह गया। ऊपरी मंजिल की बात करें तो वहां हर तरह के बेहतरीन और खूबसूरत व्यंजन मौजूद थे जिनका स्वाद हर कोई ले सकता था। ये सभी व्यंजन दुनिया भर के शेफ द्वारा बनाए गए थे। जैसे ही मयंक भाटिया और जस्मिन अय्यर उत्सुकता से ऊपर की ओर गई, उनके पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। मयंक गेगे, तुम यहां क्यों हो? वे तीनों बचपन के प्रेमी थे। अच्छे दोस्त होने के नाते वे अक्सर साथ साथ समय बिताते थे। त्योहार शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए मयंक भाटिया चलकर उसके पास गई और आश्चर्य से पूछा, हेमा, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम आज स्कूल में नहीं हो? हेमा बैरागी ने तुरंत उदास होकर कहा, चूंकि स्कूल बंद होने वाला है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसीलिए हमें 3 दिन की छुट्टी मिली है। हमने फूड फेस्टिवल के बारे में सुना था, इसलिए हम यहां गीतों और गानों के लिए प्रेरणा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब भी तुम में ये कहने की हिम्मत है? हेमा की व्याख्या सुनकर कैमी ने तुरंत गुस्से से डांटते हुए कहा, हेमा, तुम फिर से अपने भाई से झूठ बोल रही हो। तुमने यहां के फूड फेस्टिवल के बारे में सुना था, इसलिए तुम यहां खाने पीने आई हो। ठीक है, आपने कितना खाना खाया? नहीं, मैंने सिर्फ 3 अनानास वाले बन खाए। हेमा ने अनानास वाले बन का एक टुकड़ा खाया और नाखुशी भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। मुझे लगता है हेमा इस तरह काफी प्यारी लग रही है। मिनामी कोयनारी ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। कावेरी, अब उसके लिए बोलना बंद करो। कैमी ने भौहें चढ़ाकर झुंझलाहट से कहा, तुम दोनों सच में, तुमने साफ साफ कहा था कि तुम स्कूल के आइडल बनने वाले हो। फिर भी तुम्हें जरा भी घबराहट क्यों नहीं हो रही है? यह देखकर मयंक भाटिया ने कड़वी मुस्कान दी। वो पहले से ही जानता था कि खाने की शौकीन हेमा फूड फेस्टिवल में खाने के लिए ही आई होगी। आखिर फूड फेस्टिवल में कुछ खाना तो पैसे देकर मिलता है, लेकिन कुछ मुफ्त भी होता है। हेमा के स्वभाव को देखते हुए वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। आह, नाई,
इसी समय मयंक भाटिया के बगल में खड़ी जस्मिन ने मिनामी कोयनारी को देखा और आश्चर्यचकित हो गई। जस्मिन को मिनामी कोयनारी की पहचान उजागर करते देख मयंक भाटिया चौंक गई और उसने झट से जस्मिन का हाथ पकड़ लिया। जस्मिन, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। ये हेमा बैरागी है, मेरी चचेरी बहन। ये मिनामी कोयनारी है और लंबे काले बालों वाली कैमी है। मयंक भाटिया ने जल्दी से जस्मिन को तीनों लोगों के नाम बताए। साथ ही उसने जस्मिन को आंख मारी। उसे लगा कि जस्मिन के स्वभाव को देखते हुए वह समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से जस्मिन एयर तुरंत समझ गई और मुस्कुराते हुए तीनों लोगों से अपना परिचय देते हुए बोली, नमस्ते, मैं जस्मिन हूं। मिस सुकुयोमी, आपको मिस जस्मिन सुकुयोमी होना चाहिए, है ना? जस्मिन एयर के अपना परिचय पूरा करने से पहले ही उनके सामने खड़ी हेमा बैरागी ने उत्साह से जस्मिन का हाथ पकड़कर अपनी छाती के सामने रख लिया। उन्होंने ऊपर देखते हुए उत्साह से कहा, सुश्री एयर, मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था। फ्लाइंग फेदर श्रीमती अय्यर का पहला गीत है ना? जस्मिन एयर को हेमा बैरागी के इतने उत्साह की उम्मीद नहीं थी। वो अचंभित रह गई और उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अय्यर को यहां देख रही हूं। तुम्हारा गाना फ्लाइंग फेदर बहुत अच्छा है। मैं इसे हर दिन सुनने से खुद को रोक नहीं पाती। हेमा बैरागी ने उत्साह से कहा, अरे, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जस्मिन अय्यर ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, हेमा, लोगों को डराओ मत। यह देखकर कैमी तुरंत आगे बढ़ी और हेमा को खींचकर अलग कर दिया। उसने जस्मिन अय्यर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, हेमा हमेशा से ही लापरवाह रही है। कोई बात नहीं। मुझे भी लगता है कि हेमा इस तरह बहुत प्यारी और ईमानदार लगती है। जस्मिन अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैमी ने आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। हेमा बैरागी का व्यवहार पहले से ही थोड़ा उलझन भरा था। हालांकि जस्मिन और मिनामी कोयनारी दोनों ही बहुत सौम्य और उदार लड़कियां थी। उन्होंने तो इस तरह के व्यवहार को प्यारा बताया है। फिर मयंक गेगे और जीजी भी यहां क्यों हैं? इस समय मिनामी कोयनारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नौकरानी की दुकान में बेहद घमंडी नैना वांगडू होने के नाते मिनामी कोयनारी स्वाभाविक रूप से मयंक भाटिया और जस्मिन की पहचान जानती थी। हालांकि वे लगभग एक ही उम्र के थे, वो मयंक भाटिया को गेगे कहकर बुलाती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भी हेमा की तरह ही संबोधित करना पड़ता था। जस्मिन मयंक भाटिया की प्रेमिका थी, इसलिए उसकी राय में उसे इस तरह संबोधित करना बिल्कुल सही था। हम यहां खाद्य उत्सव में भाग लेने आए हैं, मयंक भाटिया ने ईमानदारी से कहा। भोजन उत्सव? हेमा बैरागी ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। गेगे, क्या आप उन 128 अद्भुत शेफ में से एक हैं? हां, मैं हूं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वाह, बहुत बढ़िया। गेगे, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद क्या आप मुझे अपना पहचान पत्र उधार दे सकते हैं? हेमा बैरागी ने जीभ बाहर निकालते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। हेमा बैरागी ने पास ही स्थित रेस्तरां की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें प्रतियोगी के पहचान पत्र के साथ मुफ्त में खाया जा सकता है। मयंक भाटिया अवाक रह गई। तो आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं? सुई, सुई, सुई। दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। उदास चेहरे के साथ कैमी ने हेमा को नीचे दबाकर उसे उपदेश दिया। तुमने बहुत खा लिया है, क्या अब तुम आइडल नहीं बनना चाहती? हेमा ने तुरंत दोषी भाव से कहा, मैं बिल्कुल चाहती हूं, लेकिन आइडल बनने से पहले मुझे पेट भरकर खाना होगा। यह सुनकर मयंक भाटिया ने हेमा के सिर पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, तो फिर खूब मेहनत करो और डटे रहो। अगर तुम आइडल बन गई तो मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। जी हां, मयंक गेगे, आपका धन्यवाद। मयंक गेगे का खाना इन रेस्तरां के व्यंजनों से कहीं बेहतर होगा। हेमा ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। मयंक भाटिया गेगे,
स्कूल की ओरिएंटेशन पार्टी 3 दिन बाद है। मयंक भाटिया गेगे और एयर गेगे हमारे पहले प्रदर्शन में शामिल होंगे। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से वहां होंगे। मयंक भाटिया मुस्कुराई। खान-पान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्य कृपया 5 मिनट के भीतर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरे हॉल में शोर मच गया। मयंक भाटिया ने समय देखा। सुबह के ठीक 8:30 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ घोषणा करने वाले हैं। और फिर 9:09 बज गए। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। मयंक भाटिया गेगे, एयर गेगे, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़ो। हम मंच पर खड़े होकर तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। जी हां, धन्यवाद। हेमा और जस्मिन अय्यर को विदाई देने के बाद मयंक भाटिया और जस्मिन अय्यर आयोजन स्थल पर आई। उन्होंने गोल्ड कार्ड पर अपनी स्थिति देखी और अपनी अपनी टेबल पर चली गई। मयंक भाटिया का नंबर 101 था। चूंकि जस्मिन को उसके बाद सबसे पहले एस रेटिंग मिली थी, इसलिए उसका नंबर 102 था। वे दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में थे। जल्द ही दुनिया भर के शेफ व्यवस्थित ढंग से अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। बेशक पूरे आयोजन स्थल पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी अपनी टेबलों पर नहीं आए। उदाहरण के लिए मयंक भाटिया के बगल में 100 नंबर की टेबल। अगर कोई दुर्घटना ना हुई होती तो यह पहले समीर की सीट होती, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कोई काम था और वे प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए। मयंक भाटिया को स्वाभाविक रूप से दूसरों की परवाह नहीं थी। जब तक उसे पहला स्थान मिल जाता, तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी। कुल 5 मिनट के इंतजार के बाद पहली मंजिल पर स्थित पूरा हॉल फिर से बंद कर दिया गया। मंच की बत्तियां अचानक जल उठीं। स्कूल की सफेद छोटी बाजू की कमीज और प्लीटेड स्कर्ट पहने एक बेहद प्यारी और खूबसूरत लड़की मंच पर खड़ी थी। उसकी अदाएं मोहक थी। इसके बाद लड़की ने माइक्रोफोन पकड़ा, अपने गुलाबी होंठ खोले और मधुर आवाज में बोली, इतने भव्य और गंभीर उत्सव की मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं डीपीएस हाई स्कूल की रोशनी कपूर हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मंच पर लंबे काले बालों को एक सुंदर धनुष से बांधे हुए एक बेहद प्यारी होस्टेस ने एक बहुत ही प्यारा पोज दिया, जिससे दर्शक दीर्घा से तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। बहुत प्यारी छोटी रोशनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मयंक भाटिया ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और पीछे मुड़कर उन दर्शकों को देखा जो दर्शक दीर्घा में जयकारे लगा रहे थे और अपने झंडे लहरा रहे थे। सच कहूं तो मंच पर मौजूद रोशनी कपूर वाकई बेहद खूबसूरत थी। इसके अलावा उन्हें इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का भी मौका मिला। जाहिर है, उनकी लोकप्रियता असाधारण थी। साथ ही उन्होंने अनजाने में ही अपने हाव भाव से अपना आकर्षण दिखाया, जिससे कई ओटोमा के दीवाने उनकी ओर आकर्षित हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि इस खाद्य महोत्सव के आयोजन में काफी मेहनत की गई थी। बेशक उसके बगल में खड़े जस्मिन सुयोशी की तुलना में रोशनी कपूर बिल्कुल ही अलग था। जस्मिन, लिली जेम्स, ब्लैक कैट और अन्य खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मयंक भाटिया को एहसास हुआ कि वो खूबसूरत लड़कियों के प्रति उदासीन हो चुका है। इस समय रोशनी कपूर ने मंच पर मौजूद मुख्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए परिचय दिया। अब आइए इस बार के हमारे मेजबान का स्वागत करें, जो हमारे डीपीएस के महाप्रबंधक भी हैं। जोरावर सेन, उद्घाटन भाषण दीजिए। जोरावर सेन। मयंक भाटिया दंग रह गया। उसने संस्कार के 10 नायकों के बारे में तो सुना था, लेकिन इस नाम के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि नाम से ही वह जान गया था कि यह संस्कार के 10 नायकों से कहीं अधिक शक्तिशाली है।